लगातार हम एक्सपोर्ट करते गए। फिर हमें लगा जर्मनी बहुत बढ़िया कंट्री है, और अपलोड होने के बाद सीधा हमारे पहले क्लाइंट टेक्सास यूएसए में पहुंच गया। मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने हज़ार लोगों तक हमने प्रपोजल भेजा। और रोज़ हमारा यही काम होता था कि हमारी एक टीम बैठती थी, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर इंडिया, अलीबाबा। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय मेटास लाइफस्टाइल, इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टेनलेस स्टील, मॉड्यूलर किचन, बाथरूम वेनिटी, वार्डरोब्स एंड स्टील इंटीरियर, फ्रेंचाइजी शोरूम। नमस्कार दोस्तों, आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ ना, शायद ही इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलने वाला है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग आपको बता देंगे कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसे शुरू करो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको इस बात पर सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरी कंपनी है मेटास ओवरसीज़ लिमिटेड, और मेटास ओवरसीज़ लिमिटेड में ना हम लोग स्टेनलेस स्टील से बने मॉड्यूलर किचन, बाथरूम वैनिटीज़, वार्डरोब्स, स्टील इंटीरियर का बिजनेस करते हैं। और जब हमने बिज़नेस की स्थापना 2012 में की थी तो पूरे इंडिया में बिज़नेस को स्प्रेड ओवर करने के लिए हम लोग डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइजी, C&F सब कुछ बनाते चले गए, लेकिन हमने एक्सपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जिस समय मैंने अपनी कंपनी बनाई थी, मेरी कंपनी का नाम था मेटास ओवरसीज़ लिमिटेड। इसका मतलब ओवरसीज़ वर्ड ये बताता है कि कहीं ना कहीं उस समय मेरे मन में एक प्लान था कि मुझे एक ऐसी कंपनी बनानी है जो एक्सपोर्ट करे, है ना। लेकिन क्या होता है ना कि आगे बढ़ने की चाहत में कई बार आप आगे बढ़ने के रास्ते से ही भटक जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं हाउ आई स्टार्टेड माई फर्स्ट एक्सपोर्ट। मैंने अपनी पहली एक्सपोर्ट डील कैसे की और एक्सपोर्ट की शुरुआत कैसे की। कहते हैं ना कि किसी भी काम के एस्टेब्लिशमेंट के लिए हम सबसे पहले अपने आसपास के एरिया को देखते हैं। तो मैं भी यही कर रहा था, अपने आसपास के एरिया में धीरे धीरे बिजनेस को डेवलप करता जा रहा था। और जिस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ, 2014 में मुझे रियलाइज़ हुआ, यार मैंने कंपनी बनाई थी मेटास ओवरसीज़ लिमिटेड, इसका मतलब मैंने ऐसी कंपनी बनाई थी जो एक्सपोर्ट भी करेगी। और 2014 में हमने डिसाइड किया कि चलो अब एक्सपोर्ट पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट अच्छी तरह से हो चुका था। दोस्तों, मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि मैंने 2012 में कंपनी बनाने के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट 2014 में शुरू किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि पहले बिजनेस को सेट कर लूँ। और बिजनेस को सेट करने का मतलब होता है सेल करना, और एक्सपोर्ट करने का मतलब भी सेल करना ही होता है। तो मैं बात करूंगा कि हमने जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में कदम रखा तो हमने कौन कौन से स्टेप्स अपनाए, और कैसे मैंने अपने पहले बायर को ढूंढा, और बायर को ढूंढने के बाद कैसे उससे डील की। क्योंकि स्टार्टिंग के दौर में ना आप शब्दों में भी एक्सपर्ट नहीं होते, आप प्रपोजल में एक्सपर्ट नहीं होते। सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करके समझ जाता है कि इसने पहले एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ। तो सबसे पहला काम क्या हमने किया, सर्च करना शुरू किया बायर को वेब्स के थ्रू। आज बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, जैसे इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, अलीबाबा है, एक्सपोर्टर्स इंडिया है, जहाँ पर बहुत सारे बायर एंड सेलर होते हैं। इसका मतलब जो बायर है वो कहीं ना कहीं मटेरियल तो खरीदता होगा। हर बायर अपने आप में मैन्युफैक्चरर नहीं होता, ये बात हमें अच्छे से पता थी। तो हमने अदर कंट्रीज़ के बायर्स को कॉन्टैक्ट करना शुरू किया कि वी आर इंडियाज़ लीडिंग कंपनी ऑफ स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट। तो क्या होता था, हम जब रेगुलर उनको फॉलो करते थे, उनमें बहुत सारे लोग कहते थे भाई अपने बिजनेस का प्रपोजल शेयर करें। कहते हैं ना कि जब हम शुरुआत में कोई चीज़ बनाते हैं तो वो परफेक्ट नहीं बनती, लेकिन यदि आप बनाने के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो वो बनेगी भी नहीं। तो हमने प्रपोजल बनाया, लोगों को प्रपोजल सेंड किया, प्रपोजल रिजेक्ट हुआ, उसको अपग्रेड किया, उसकी कमियों को पूछा, जाना। कहते हैं ना, आपका बायर ही आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट आउटपुट दे सकता है कि आपके प्रोडक्ट में, आपके प्रपोजल में क्या कमी है। हमने अपने प्रपोजल की कमियों को दूर किया और रेगुलर हम प्रपोजल शेयर करते चले गए। और रोज़ हमारा यही काम होता था कि हमारी एक टीम बैठती थी, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर इंडिया, अलीबाबा, या विदेश की अलग अलग कंट्री में अलग अलग साइट्स को हम सर्च करते थे जहाँ पर हम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। जैसे मॉड्यूलर किचन के शोरूम्स कहाँ कहाँ पर हैं, UAE में कहाँ शोरूम है, उज़्बेकिस्तान में कहाँ है, तुर्किस्तान में, अफ़गानिस्तान में, फिर जर्मनी में, पेरिस में, जहाँ भी हम लोग सर्च कर सकते थे, सब जगह की वेबसाइट्स को सर्च करते थे और उसके बाद उनको रेगुलर मेल करते थे। मेल करने के बाद हम उस मेल में अपने कंपनी का पूरा प्रपोजल, सारी इन्फॉर्मेशन, हमारे प्रोडक्ट की डिटेल, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन सब कुछ भेजते थे। और कई बार हम अटैच करते थे अपना कैटलॉग PDF फॉर्म में कि भाई ये हमारे कंपनी के प्रोडक्ट हैं जो अब तक हम लगा चुके हैं। तो ये सारे हम वहाँ भेजते थे। प्रोडक्ट्स की इमेजेस हो गई, प्रोडक्ट के वीडियोज़, हमने वीडियो बना रखे थे अपने प्रोडक्ट्स के, जहाँ जहाँ हमने किचन इंस्टॉल किए थे उनके वीडियोज़ रेगुलर भेजते थे। फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि एक बायर ढूंढना ना अंधेरे में तीर चलाने के हिसाब से है। आप अंधेरे में लगातार तीर चलाते रहते हैं, और कब आपका एक तीर निशाने पर लग जाता है आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। और उसके बाद जैसे ही पहला तीर निशाने पर लगता है ना, एक सवेरा हो जाता है, और उसके बाद आप आसानी से सिलेक्टेड लोगों के साथ व्यापार की डील कर पाते। तो हमारे साथ भी यही हुआ कि हमने वेब से बहुत सारे लोगों को सर्च किया। रोज़ 50 से डेली हमारी टीम जो बैठी हुई थी वो 50 to 100, मतलब हमारी टीम का एक ही काम था,
रोज़ाना सुबह ऑफिस में आना और 50 से लेकर 90 तक 100 तक हम लोग नई नई वेबसाइट्स को सर्च करते थे और सर्च करने के बाद उनको अपना प्रपोजल भेजते थे। मतलब डेली 100 लोगों की एवरेज में लगाऊं तो ऑन एन एवरेज 26 दिन हम एक महीने में काम करते हैं, 4 हमारे संडे छुट्टी के निकल जाते हैं, तो लगभग 2600 लोग हर महीने हम कांटेक्ट करते थे। और 2600 लोगों को कांटेक्ट करने के बाद भी जब डील नहीं होती ना तो व्यक्ति डीमोटिवेट हो जाता है कि यार 2600 लोगों को कांटेक्ट किया, प्रपोजल भेजा, एक का भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, एक का भी रिवर्ट नहीं आ रहा है। और ऐसा हम लगातार 6 महीने तक करते रहे। मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने हज़ार लोगों तक हमने प्रपोजल भेजा। और जब हम प्रपोजल भेजते थे तो प्रपोजल से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हम कलेक्ट भी करते थे कि हमारे प्रपोजल में क्या क्या कमी है, और उसके बाद रेगुलर उनका फॉलोअप करते थे। हमने प्रपोजल किसी को भेजा और प्रपोजल भेजने के बाद हम शांत नहीं बैठते थे, रेगुलर अगर उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है उनसे बात करते रहे, परचेज डिपार्टमेंट के लोगों से मेल करते थे, कोई व्हाट्सएप नंबर मिल जाए तो व्हाट्सएप पर उनको रेगुलर कैटलॉग, ब्रोशर, इमेजेस, वीडियोज़ भेजते रहते थे। एक कनेक्टिविटी बनी हुई थी हमारी। और धीरे धीरे करते करते ऐसे हमने हज़ारों लाखों लोगों तक अपना प्रपोजल पहुंचाया। अब जब कहते हैं ना कि आप 2600 लोग हर महीने नए सर्च कर रहे हैं और अगले 6 महीने तक आप सर्च कर चुके हैं, तो मुझे कमेंट में लिख के बताना कि ये कितने लोग हुए। इतने लोग आप सर्च कर चुके हैं तो इतने में से केवल 0.01% लोग होंगे जो आपसे सैंपल मांगेंगे या बातचीत करेंगे। और हम तो यही चाहते थे कि लोग हमसे सैंपल मांगें, हमसे बातचीत करें। लोगों ने हमें कांटेक्ट करना शुरू किया और जितने व्यक्तियों से हम बात करते थे ना, देखिए क्या होता है, एक सेलर जो होता है ना वो बात करते करते समझ जाता है कि सामने वाले व्यक्ति सिर्फ टाइम पास कर रहा है या एक्चुअल में वो इंटेंशनली बायर है जो आपके प्रोडक्ट को खरीद सकता है। तो जहाँ पर हमें लगता रहा यार ये बहुत इंटरेस्टेड बायर है, वहाँ पर हम फ्री सैंपल भेजते थे। और जहाँ हमें लगता रहा ये बायर है, खाली एक प्रपोजल लेना चाह रहा है, प्रोडक्ट को समझना चाह रहा है, इन्फॉर्मेशन चाह रहा है, तो हम बोलते रहे सर हमारे जो सैंपल की हमारी कॉस्ट है वो $20 है, आप $20 हमें पे करेंगे तो हम यहाँ से आपको सैंपल भेज देंगे, है ना। तो हम बहुत सारे लोगों को सैंपल भेजने लगे। पहले शुरुआत में 100 सैंपल से ज़्यादा हम लोग फ्री सैंपल भेज चुके थे। उसके बाद में हमारा जो सिलसिला है वो शुरू हुआ पेड सैंपल्स का, पहले 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, ऐसे ये नंबर बढ़ता चला गया और फ्री सैंपल का नंबर भी बढ़ता चला गया। कहते हैं ना कि आपने अथाह समुद्र में मछली पकड़ने का प्लान बनाया है तो आपने ऐसा बड़ा जाल डाला है जिसमें कैप्चर करने के लिए हज़ारों लाखों लोग हैं, उनमें से कुछ ही लोग आपके पास आ पाएंगे। और हम तो चाहते थे कि लोग हमारे पेड सैंपल तक आएँ। और जब उनको सैंपल रिसीव हुआ, उनको हमने फॉलोअप करना शुरू किया, तो उनमें से कुछ व्यक्तियों ने और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया और वो ये समझना चाहते थे कि अब आपकी कंडीशन क्या है, आप कैसे काम करेंगे। तो देखिए, एक ऑथेंटिक बिजनेस ओनर अगर वो है, कहते हैं ना कि हमें ये पता लग जाए कि हमारा बायर जेन्युइन है या नहीं, मतलब जो व्यक्ति आपसे माल खरीदना है वो आपको पेमेंट करेगा या नहीं, या ये बात तो उनकी तरफ से भी लागू होती है, वो भी ये समझ जाए कि मेरा जो सप्लायर है, मतलब हम जो हैं, वो जेन्युइन है या नहीं। उसके लिए ज़रूरी क्या है, आपकी कंपनी की प्रोफाइल, अपनी कंपनी का कैटलॉग, कंपनी का शोरूम वीडियो, आपसे बात करने का तरीका, रेगुलर फॉलोअप, और आप किसी को 6 महीने से फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी के बारे में पता लग जाता है। और वैसे भी हमारे बिजनेस में 50% एडवांस होता है ऑन ऑर्डर एंड 50% बिफोर डिलीवरी होता है। आप जैसे ही आप पेमेंट बिफोर डिलीवरी मांगते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट आता है, नहीं भाई आप जो प्रोडक्ट भेजेंगे हम कैसे वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ओके है, क्वालिटी ठीक है, फिनिशेस ठीक है या नहीं, पैकेजिंग ठीक है या नहीं। तो हम उनसे कहते थे कि ठीक है सर आप 50% एडवांस दो। और हमें हज़ारों ऐसे बायर मिले जिन्होंने कहा कि ठीक है वी आर रेडी फॉर दैट, हम आपको क्रेडिट नोट देते हैं, आप मटेरियल प्रोडक्शन कीजिए। फ्रेंड ध्यान रखिए, अगर हमारा एक प्रोडक्ट वैल्यू 5-6 लाख रुपए का है और अगर किसी ने 10 प्रोडक्ट का ऑर्डर मुझे दे दिया तो 50 से 60 लाख रुपए का ऑर्डर मुझे मिल गया। और अगर उसने डिलीवरी नहीं उठाई तो, मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो मेरा तो सारा बिजनेस ही ठप हो जाने वाला है। तो हमने क्या कहा कि आप 50% एडवांस दो। और जैसे हमने 50% एडवांस मांगना शुरू किया ना, तो जो हमारे बायर्स की लिस्ट थी वो फिल्टर हो गई। कहाँ 400-500 बायर ऐसे थे जो कहते थे कि ठीक है हम डील करने के लिए तैयार हैं, वो सिमट कर 3-4 बायर पर आकर रुक गई। इसका मतलब हम समझ गए ये 3 या 4 लोग ऐसे हैं जो हमसे डील करेंगे। और पहली बार जब एक व्यक्ति ने ये कहा कि ठीक है मैं बिफोर डिलीवरी तो दे दूंगा, लेकिन मुझको उसकी ऑथेंटिसिटी आप कैसे प्रूव करोगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी की, फिनिशेस की, उसकी सारी डिटेलिंग की। तो हमने उनसे कहा कि सर आप हमारे मटेरियल को ना इंस्पेक्शन करा लें। आप इंडिया में किसी भी CHA कस्टम हाउस एजेंट से कांटेक्ट करें या ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करें जो हमारे प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट कर ले, एक बार चेक कर ले वहाँ पर। और हम जो भी मटेरियल भेजेंगे वो इंश्योरेंस के साथ भेजेंगे ताकि हमारा मटेरियल आपके फाइनल आपके डेस्टिनेशन तक बेस्ट क्वालिटी पहुँचे। अगर कुछ भी होता रहा इंश्योरेंस कंपनी उसको आपको क्लेम देने वाली है। पहला क्लाइंट जब हमारा सेट हुआ
तब हमें कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हम एक राइट पाथ पर हैं। और जब पहली बार हमने मटेरियल डिस्पैच किया तो उसके लिए हमें जो लगी वो थी CHA, कस्टम हाउस एजेंट। अभी क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है, जहाँ जहाँ पर समुद्र नहीं लगते वहाँ ICD है, ICD, इनलैंड कंटेनर डिपो। आपका मटेरियल इनलैंड कंटेनर डिपो तक पहुँच जाए। अब उस इनलैंड कंटेनर डिपो का काम होता है आपका मटेरियल शिप के जरिए उस देश में भेजना जहाँ भेजना चाहते हैं। लेकिन ICD तक भी मटेरियल पहुँचे, उसमें भी बहुत बड़ी दुविधाएं हैं, परेशानियाँ हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोसेस है, सिस्टम है। जब पहली बार हमें ऑर्डर मिल गया और 50% एडवांस मिल गया और हमने 30 दिन के अंदर मटेरियल बना के तैयार कर लिया, तो उसके बाद हमने CHA को कॉन्टैक्ट किया और CHA ने हमारा सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स का काम कंप्लीट कराया और CHA की हेल्प से हमने अपना पहला मटेरियल ICD पर भेज दिया। हम लोग दिल्ली में अपनी कंपनी रन करते हैं तो हमारा ICD तुगलकाबाद लगता है। हमने पहली बार जब मटेरियल तुगलकाबाद भेजा तो उसके बाद वो मटेरियल यहाँ से अपलोड हुआ और अपलोड होने के बाद सीधा हमारे पहले क्लाइंट टेक्सास USA में पहुँच गया। कहते हैं ना कि जब आप पहली बार कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं ना, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके लिए होती है और कुछ दिन बाद आपको उसकी आदत पड़ जाती है। और पहला ही हमारा जो एक्सपोर्ट गया वो टेक्सास USA में गया, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस इसलिए बूस्ट हुआ क्योंकि जब भी आप USA की कंट्री में कहीं भी एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो आपके डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेस, सिस्टम सबसे हार्ड होते हैं। तो मेरे पहले एक्सपोर्ट में ही सबसे कठिन डॉक्यूमेंटेशन जो था वो हुआ और CHA के माध्यम से हम वो सारी चीज़ों को अच्छे से समझ गए। उसके बाद में रेगुलर, अब क्या कहते हैं ना कि भाई पहली बार आपको अंदाज़ा ही नहीं था कि ऑर्डर मिलेगा नहीं मिलेगा। आप रोज़ाना 40-50 लोगों को कॉन्टैक्ट करते थे, एक महीने में 2600 को कॉन्टैक्ट करते थे। तो अब हमने नंबर ऑफ़ पीपल जो अपनी टीम में वो बढ़ाए, लोगों से कॉन्टैक्ट करने का तरीका और मॉडिफाई किया, क्योंकि अब तो हमारी डील हो चुकी है। जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था तब भी एक ही बात देखता था कि अगर एक बच्चा आ सकता है मेरे पास पढ़ने तो 10 कैसे आएंगे, फिर 100 कैसे आएंगे। अगर एक टीचर मेरे साथ मिलकर मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकता है तो 10 टीचर कैसे आएंगे और 100 टीचर कैसे होंगे। अगर मैं एक फ्रेंचाइजी खोल सकता हूं तो 10 कैसे खोलूंगा और 100 कैसे खोलूंगा। अगर मैं एक बार एक्सपोर्ट कर सकता हूं तो 10 बार कैसे करूंगा और 100 बार कैसे करूंगा। हाउस्टन टेक्सास USA में हमारे क्लाइंट बनते चले गए, लगातार हम एक्सपोर्ट करते गए। फिर हमें लगा जर्मनी बहुत बढ़िया कंट्री है यार, चलो जर्मनी में एक्सपोर्ट करते हैं। और हमने जर्मनी को टारगेट किया, एक टीम को बिठाया जिनका काम था रेगुलर वेबसाइट को सर्च करना, वहाँ के बायर्स को देखना, उनकी ज़रूरत को समझना, उनको प्रपोजल भेजना, कैटलॉग भेजना, ब्रोशर भेजना, सैंपल भेजना, सैंपल के बाद प्राइसिंग पर बात करना और प्राइसिंग की बात करने के बाद 50% एडवांस, 50% बिफोर डिस्पैच, आफ्टर इंस्पेक्शन विद इंश्योरेंस। ये ऑफर हमने देना शुरू किया। तो जर्मनी से हमारी डील हुई, UAE में हमने डील की, उज़्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, अफ़गानिस्तान, काबुल, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ऐसे करते करते मैंने कहा था ना कि एक डील हो सकती है तो हमें ये सोचना है 10 कैसे होंगी, और 10 हो सकती हैं तो 100 कैसे होंगी, और 100 हो सकती हैं तो 1000 कैसे होंगी। तो वो छोटी सी फर्म जिसका किसी समय पर नाम ज्ञान ओवरसीज़ था, उस समय भी हमारा उद्देश्य था एक एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी बनाना। फिर वो मेटास ओवरसीज़ लिमिटेड बनी जिसमें हमने एक्सपोर्ट किया। और परेशानियां तो आती हैं, चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन चुनौतियां जब आपके सामने आएंगी ना तो आपके सामने उसकी समस्याओं के समाधान भी आएंगे, वो लोग भी आएंगे जो समस्या को हल कर सकते हैं, है ना। इसीलिए ज़रूरत है अपने लक्ष्यों में वो भावनाएं पैदा करने की कि आप क्या पाना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। हमने सोचा था हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमने एक्सपोर्ट किया, और आज मेटास ओवरसीज़ लिमिटेड एक एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी है जिसमें हम स्टेनलेस स्टील, मॉड्यूलर किचन, बाथरूम वैनिटी, वार्डरोब और स्टील से बने इंटीरियर को एक्सपोर्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट करने के लिए ना कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है, इस पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, या मेरे चैनल पर भी इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या है, प्रोसेस क्या है और बायर कैसे ढूंढें। कहते हैं ना थ्योरेटिकल हम समझ लेते हैं, बायर कैसे ढूंढें, पर प्रयास नहीं करते। आज मैंने आपको बताया हमने कैसे एक्सपोर्ट शुरू किया। यदि मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूं तो आप भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ज़रूरत है केवल वो दृढ़ विश्वास की कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।